Okay, thank you. Uh, let's continue the topic homographs. अच्छा, बिफोर डिस्कनेक्टिंग हमने होमोग्राफ को एक्सप्लेन किया था दैट होमोग्राफ जो है, होमो मीन सेम, ग्राफ मीन्स रिटन एक्सप्रेशन. I have written a definition just for the purpose कि आप लोगों को समझ भी आए. Homographs are the words that are spelled the same as indicated by the suffix graph. Suffix कहते हैं the second word of the second portion of the word, और prefix कहते हैं the first portion of the word. अब आप यहाँ से ये छोटा सा टॉपिक भी क्लियर करते जाएं कि होमो इज अ प्रीफिक्स एंड ग्राफ इज द सफिक्स, व्हिच मींस राइटिंग. ग्राफ का मतलब होता है राइटिंग. होमोग्राफ्स हैव द सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग्स एंड यूजुअली डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन. थोड़ा बहुत उनकी प्रोनाउंसिएशन का भी फर्क होता है. अच्छा, I'll make you clear one thing. People call this is pronunciation. अगर ये प्रोनाउंसिएशन होता तो इधर नाउन की जगह स्पेलिंग भी नाउन की होती. ये कंफ्यूजन है, अभी तक हम लोग इस वर्ड से नहीं निकले. इट्स अ प्रोनंसिएशन. इट्स अ प्रोनंसिएशन. मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात समझाई थी कि जब आप लिखें तो देखें P-R-O pro, N-U-N none. Now the word is ciation. C-I-A-T-I-O-N ciation. So आज के बाद इंशाल्लाह कि आप इसको प्रोनाउंस करेक्ट करेंगे. इट्स अ प्रोनंसिएशन. सो नाउ द होमोग्राफ्स आर क्लियर. कुछ पीसेस ऑफ द होमोग्राफ्स एंड कुछ एग्जांपल्स मैंने आगे लिखी हुई है, आज हम उनको भी देख लेते हैं. Now this is the picture I have just jot down to make your concept clear. अब देखें, कॉचर स्पेलिंग ही सेम है, साउंड भी सेम है, but the use is different. Okay? इसी तरह बेस एक क्वार्टर होता है जो आप टाइम के लिए इस्तेमाल होते हैं. एक क्वार्टर वैसे वो क्वार्टर भी होता है. Now the word is बैट. ये उस दिन मैंने जिसने उस दिन की क्लास ली थी ना, उनको मैंने एक एग्जांपल के थ्रू भी क्लियर करवाया था. बैट वर्ड, आई हैव अ बैट एट माय होम. मैंने लिख तो लिया है कि आई हैव अ बैट एट माय होम. नाउ द पढ़ने वाला इसको क्या पढ़ेगा? वो ये तो नहीं पढ़ेगा कि मेरे पास घर में चमगादड़ है, वो उसको डेफिनेटली बैट ही पढ़ेगा. ठीक है. बट इफ आई से आई एम अफ्रेड ऑफ द बैट, ओके, आई हैव किल्ड अ बैट लास्ट नाइट, तो आपकी मीनिंग जाकर क्लियर होगी. ये होते हैं होमोग्राफ्स. इसी तरह लेटर लेटर. अच्छा, थोड़ा बहुत मैं प्रोनाउंसिएशन पे आऊंगी क्योंकि आज थोड़ा मुझे भी नजला है, तो शायद आपको आगे पीछे अल्फाज हो, लेकिन आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको प्रोनाउंस भी करेक्ट करवाने की कोशिश करूं. द वर्ड इज लेटर. The letters are the alphabets of ABC, and the letter which is written form, जिसको आप पोस्ट आउट कहते हैं, उसको भी लेटर ही कहते हैं. ओके. लिव, एक वर्ड है लिव. आई लिव एट फला फला हाउस. कैन यू प्लीज कम लाइव? मैंने आपको थोड़ी देर खॉटर बैच. थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का फर्क होगा होमोग्राफ्स में. एक्सेंट का फर्क भी आ सकता है. एक्सेंट का फर्क तो जो चले साइड मारे. रीजन इज दैट कि एक्सेंट जो है आपकी वो वेरिएशन आती है रीजन टू रीजन. नीचे मैंने लिव लिखा हुआ है. वर्ड सेम है, स्पेलिंग सेम है, बट जब हम लिखते हैं तो लाइव कॉन्सर्ट, इसको लिव कॉन्सर्ट नहीं पढ़ सकते. होप सो कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है. एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, ma'am. We are listening. Thank you. अच्छा जी,
होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स को हमने पहले से ज्यादा डिटेल में कर लिया है। नाउ द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, चूंकि आपको टॉपिक क्लियर ही बता रहा है, द वर्ड व्हिच सब्स्टिट्यूट द अदर वर्ड, ऐसे अल्फाज जो किसी दूसरे अल्फाज को या किसी दूसरी एक्सप्लेनेशन को रिप्लेस करें, वी कॉल दीज आर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, अब आप देखिए, इट्स अ टाइप ऑफ अ वोकैबुलरी which is used to beautify the language style. If I write, a person is a hater of womankind या mankind, तो अच्छा, मैंने एक एग्जांपल शेयर की है इधर, a hater of womankind, जो औरत जात से नफरत करता हो, उसको एक ही वर्ड में एक्सप्लेन करें, मिसोगाइनिस्ट। द वर्ड इज मिसोगाइनिस्ट। गाइनिस्ट गाइनिस्ट गाइनिस्ट, गाइनिस्ट जेंडर के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो बजाय इसके कि मैं लिखूं अहमद इज अ हेटर ऑफ वुमेनकाइंड, आप देखिए लोगों के स्टेटस पे लिखा होता है फिलैंथ्रोपिस्ट, मिसोगाइनिस्ट, ठीक है। वो अपनी एक्सप्लेनेशन नहीं देते, लेकिन अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स, अपनी लाइकनेस और डिसलाइकनेस को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे होता ये है, बेसिकली आपको इतना बड़ा लंबा सेंटेंस दिया जाता है क्योंकि काइंडली रिप्लेस दिस वर्ड विद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और यूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एट द अंडरलाइन प्लेस। उस प्लेस की जगह पे आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल किया होता है, या आपको बाकायदा दिया जाता है कि आप a hater of a mankind is, नीचे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। तो दिस इज आल्सो द की टॉपिक इन द वोकैबुलरी सेशन, और ये हर एग्जाम में इसका एक सवाल जरूर आता है। मैम जी प्लीज। मैम मुझे ये पूछना था कि है ना, मतलब जिस तरह अभी हमें वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने होते हैं, तो हम खुद से तो याद नहीं कर सकते हैं। ये हमें कहाँ से मतलब मिलेंगे जो हम ये याद इसको करें, क्योंकि एक वर्ड को है उसको पूरा डिफाइन करना होता है एक ही वर्ड में, पूरे एक सेंटेंस को एक ही वर्ड में डिफाइन करना होता है। तो आप ये हमें एग्जैक्टली देंगे या मतलब हम कोई बुक बता दें इसकी कोई, ताकि हम अच्छा, इसको याद करें। हमारे सर के पास अवेलेबल है सारे नोट्स, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। सर के पास, सर जीएस के पास अवेलेबल है, बने हुए नोट्स हैं, और सर के अपने बने हुए बहुत जबरदस्त नोट्स है। अगर आप उनको फॉलो करेंगे ना तो यू कैन क्रैक द पेपर, आप बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैम कोई तो बुक नहीं बता सकते आप? एक्चुअली ये एक बुक में डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबल है, जो सर ने बनाए हैं ना वो सिलेक्टेड है। आप इतने लाखों करोड़ों में तो नहीं पढ़ेगी ना, आप सिलेक्टेड ही पढ़ेगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जरूरी होते हैं। तो वो सिलेक्टेड आपके जो है ना, सर से प्लीज आप नोट्स के लिए रिक्वेस्ट कर दीजिएगा, सर आपको नोट्स फॉरवर्ड कर देंगे। दल से? जी जी बिल्कुल, सर के प्रिपेयर्ड नोट्स हैं और बहुत ही जबरदस्त बने हुए हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट करें, वो इंशाल्लाह ही विल प्रोवाइड यू। हेलो मैम। अगर हो सकता है अगर जी जी प्लीज। मैम ऐसे वॉच का जो म्यूजिक है वो बुक्स वगैरह में आता है? जी बिल्कुल, बुक्स में भी आता है, बहुत ही बुक्स में आता है, और डिजाइन बुक्स भी है। बट बुक्स आपको ए से लेकर जेड तक सारे के सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखकर दे देगा, अब आप बैठ के पढ़े। अच्छा ठीक है, नोट्स का मतलब यही होता है कि सिलेक्शन जो होती है वो सिलेक्टेड और मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स जो एग्जाम्स में आते हैं वही लिखवाए जाते हैं। लेकिन मैम एज अ नॉलेज के लिए अगर हम पढ़ना चाहे तो हम मेरे पास मेरे पास 2-3 सैंपल्स हैं, वो आफ्टर क्लास आई विल शेयर, मैं मैडम मारवी को कहूंगी आपसे शेयर कर लेंगी। ओके मैम। ठीक है, ओके। अच्छा जी, ये थे वोकैबुलरी के सारे परसेप्शंस, टॉपिक, बैकग्राउंड जो हमने क्लियर किए थे। उसके बाद मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था, प्रीपोजिशन। ओके, दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में से दिस इज आल्सो द की टॉपिक जिसका क्वेश्चन जरूर आता है। कहने को तो दिस इज अ वेरी सिंपल टॉपिक, जब हम लिखते हैं या पढ़ते हैं तो पीपल कॉल, और ये हमारा मिसकंसेप्शन भी होता है, यार मुझे तो आ जाएगा कोई बात नहीं, इसको तो ऐसे सरसरी देख लो,
ये तो बहुत आसान है, बट दिस इज एक्चुअली द टेक्निकल टॉपिक. इसकी ग्रिप करना मुश्किल होती है. अनटिल एंड अनलेस आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, तो इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट सेशन फॉर यू. तो लाइट जरूर लें चीजों को, बट प्लीज क्लियर योर कॉन्सेप्ट, पॉलिश योर स्किल. ये दो चीजें अपनी जिंदगी में रखें, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी. एक, पॉलिश करें अपनी स्किल्स को, जो बेसिक स्किल्स मैंने आपको बताई है. दूसरा, प्रैक्टिस. और प्रैक्टिस कहाँ से आएगी? अनटिल एंड अनलेस कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा. पढ़ाने को तो आप किसी भी बुक से पढ़ लें, बट यू नीड टू मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर. और क्लियर करने के बाद प्रैक्टिस. प्रैक्टिस से आपकी स्किल्स ऑटोमेटिकली विल बी पॉलिश्ड. Okay, we are going to continue the topic, that is the preposition. The word preposition, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले, actually I have before start of the lesson I have made you assure that people need to break down the words into the syllables to understand the meaning and explanation of the words. The word is preposition. Pre means before. ये एक prefix भी है, ठीक है. Preposition, position means a place. इससे ये तो क्लियर हो गया, the word which is used before a place. किसके before? Before noun or pronoun. So a preposition is a word which is used before noun or pronoun, or a word which is used before noun or pronoun are said to be the preposition. ये है सिंपल उसकी डेफिनेशन, जो आपको आपके टॉपिक से क्लियर हो गई. Now let's have a types of preposition. डिफरेंट बुक में वैसे आपका डबल प्रीपोजिशन कहीं मिलेगा, कहीं नहीं. ऑक्सफोर्ड की सारी बुक में डबल प्रीपोजिशन अवेलेबल है आपके, रैन एंड मार्टिन की बुक पे अवेलेबल है आपके. और इसके अलावा आप देखिए, ब्रिटिश काउंसिल की जितनी भी किताबें या वेबसाइट्स हैं उसमें आपको डबल प्रीपोजिशन जरूर मिलेगा. अदरवाइज 4 प्रीपोजिशन तो हाईलाइटेड है. सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन एंड फ्रेज प्रीपोजिशन. मैंने आपको कहा अल्फाज आपको क्लियर करते जाएंगे. सॉरी, हम सिर्फ एक ही टॉपिक अब आज कवर कर सकते हैं, दैट इज द सिंपल प्रीपोजिशन. डबल कंपाउंड प्रेजेंट डबल कंपाउंड पार्टिसिपल और फ्रेज प्रीपोजिशन को लेटर ऑन एट द किसी एक छोटे से टॉपिक के साथ मैं आपको कवर करवाती जाऊंगी. लेकिन प्रीपोजिशन को जब तक आप टेस्ट अटेम्प्ट ना करें, छोड़ना नहीं आपने. एक तो आपने एरर डिडक्शंस को नहीं छोड़ना, दूसरा प्रीपोजिशंस को नहीं छोड़ना, क्योंकि आखिर में आकर आप इसके रट्टे नहीं लगा सकते. आप इसकी प्रैक्टिस ही जारी रखें, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. सिंपल प्रीपोजिशंस, I have list out simple preposition जो बोल्ड में आपको नजर आ रहे हैं. These are said to be the simple prepositions. 8, by, for, from, from, out, through, till, to, up, with, in, off, on. अच्छा, off. थोड़ी देर पहले हमने होमोग्राफ और होमोफोन्स पढ़े थे ना. OF, OFF, ये दोनों भी होमोग्राफ्स हो सकते हैं. हो सकते नहीं, एक्चुअली है. On, over, and under. These are the simple preposition. These common preposition can be used to describe a location, time or place. इतने सारे preposition की लिस्ट को याद करना मुश्किल है, बट अगर आप 3 अल्फाजों को याद रखें, the preposition of a location, the preposition of a time and the preposition of a places, तो आप इस लिस्ट को ब्रेक कर सकते हैं. ठीक है, आगे मैंने कुछ एग्जांपल इसकी ही दी है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. Now, in is said to be the preposition of a time, on is said to be the preposition of a time, it is said to be the preposition of a time. Simultaneously, these three are called the preposition of a place as well. ठीक है, ये तीनों preposition जो है, they are said to be the preposition of a time and preposition of a place.
अब आपको पता कैसे चलेगा ये प्रीपोजिशन ऑफ अ टाइम है या प्रीपोजिशन ऑफ अ प्लेस है? व्हाइल यू आर यूजिंग इन द सेंटेंसेस यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये प्रीपोजिशन ऑफ अ टाइम है या प्रीपोजिशन ऑफ अ प्लेस है। अब हम आते हैं इन कहाँ इस्तेमाल होता है। जैसे उस दिन एक एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने भी शेयर की थी सिंस और फॉर के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ अ टाइम के लिए। अच्छा जी, 2-3 स्टूडेंट ने हमें अभी ज्वाइन किया है, तो उनके लिए फिर मैं यही कहूंगी कि आपको वीडियो लेसन रिकॉर्डेड मिल जाएगा इंशाल्लाह, तो आप फोकस कर लीजिएगा। और लेट्स कम टुवर्ड्स द टॉपिक इन द हेलो। अच्छा जी, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द समर, इन 1980s, ये वो एग्जांपल्स है जिससे आपका यूज क्लियर हो जाएगा। पेट्रोल दे माना मशीन जो करे ना, अरे कल आयो चक्कर खाए कौन हो नहीं सही है, तो पेट्रोल मशीन जो करे कारपेंटर सही सेटिंग कौन है, कारपेंटर स्टार्ट। अच्छा जी, प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर ले, वरना फिर मैं अगर सबको म्यूट ऑल पे लगा दूंगी तो इट विल मेक अ प्रॉब्लम फॉर यू, इट विल मेक एक्चुअली अ प्रॉब्लम फॉर यू। कोई भाई ठाए जो ना तो हेलो। रात को भाई बहुत ज्यादा हल्ले तो एक बार रात को पेट्रोल का समझ राइट तो पेट्रोल I think I should have to mute all. यस मैम, आप म्यूट लगा दें, मेरे से आवाज आ रही है सबकी, आपकी तरफ। जी मैं खुद ही म्यूट लगा देती हूँ, वेट अ व्हाइल प्लीज, ताकि जी सॉरी मैंने सबको म्यूट लगा दिया क्योंकि इंटरप्शन कुछ ज्यादा थी और फिर प्रॉब्लम होती है आप लोगों की रिकॉर्डिंग में भी, और प्लस में मुझे मथा कान आला ताके दा तो पता है सजो नहीं मुझे मथा न वे। जी सॉरी आपको प्रॉब्लम होती है रिकॉर्डिंग में भी, इसलिए मैंने सबको म्यूट कर दिया है। अब जिसको कोई क्वेश्चन पूछना होगा एट द एंड इंशाल्लाह I'll allow you people to ask me as many questions as you want. Okay, let's go back on the slide where we use the preposition of a time and a preposition of a place. अच्छा, इन आपका ड्यूरेशन में भी इस्तेमाल हो सकता है। इन द मॉर्निंग, जैसे आपने यूज ऑफ सिंस एंड फॉर पढ़ा है, तो उसको रिलेट करते हुए, चूंकि थोड़ा बहुत रिलेशन है समझाने के लिए, अदरवाइज बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। इन आपका पीरियड ऑफ अ टाइम के लिए भी इस्तेमाल होता है। इन द 17th सेंचुरी, अब 17th सेंचुरी में ईयर्स तो बहुत होते हैं, ठीक है, पता नहीं कौन से ईयर में, बट ड्यूरेशन है। इन द ईस्टर हॉलीडेज, ईस्टर के हॉलीडेज मुझे 5 मिले थे, पता नहीं किस हॉलीडे में मैंने ये काम किया। इन 1980s, तो ये आपका ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल हो गया। ऑन आपका इस्तेमाल, ऑन और एट आपका दोनों इस्तेमाल होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए, ठीक है। अब अगर मैं लिखूंगी इन द फर्स्ट वीक, तो दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ अ टाइम। अगर मैं लिखूंगी ऑन मंडे, तो मैंने फर्स्ट वीक के मंडे में स्पेसिफाई करके आपको पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया। अब फिर मैंने मंडे को क्या बता दिया आपको, एट 9 o'clock और एट 9 AM, तो मैंने आपको उधर पॉइंट ऑफ टाइम भी बता दिया। इसी तरह अगर आप सब एग्जांपल्स को पढ़ेंगे तो योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। इन द 17th सेंचुरी ड्यूरेशन ऑफ अ टाइम है, बट 17th सेंचुरी में कब, ऑन माय बर्थडे, मैंने स्पेसिफाई कर दिया। मेरी बर्थडे कब थी, एट द ईस्टर,
उस दिन पे थी, तो मैंने इधर पॉइंट आउट कर दिया। तो ये तीनों, मेरा ख्याल तो ये है कि नाउ नाउ अल्हम्दुलिल्लाह कि आपको तीनों क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं हम अनदर टाइप ऑफ प्रीपोजिशन पे। टाइप तो सॉरी वही चल रहा है, लेकिन हम प्रीपोजिशन आगे देखेंगे। एक बहुत अच्छी फिगर है जो पढ़ाने में बहुत अच्छी मतलब क्या कहते हैं कि इट प्ले अ वाइटल रोल टू मेक द कॉन्सेप्ट क्लियर ऑफ द स्टूडेंट। ये ब्लॉक्स बने हुए अबाव, थोड़ा सा ऊपर किसी चीज के अबाव इस्तेमाल होता है। बिहाइंड, बिल्कुल चीज के पीछे। टोटली नॉट कवर्ड, बिटवीन, बिटवीन टू थिंग्स। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, ठीक है, लेकिन इधर आपको डायरेक्शन और लोकेशन बता रहा है। बेटा प्रीपोजिशन के मैंने नोट्स उस दिन आपको प्रोवाइड किए थे फॉर द प्रैक्टिस, और बाकी मैं आपको जिस दिन पढ़ाया करूंगी उसी दिन आपको वो टॉपिक के कुछ स्पेसिफाइड नोट्स दे दूंगी। बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या एग्जाम्स पर्पस के लिए होंगे आपके, वो आपको सर की बुक शायद पब्लिश हो चुकी होगी, उस बुक में सब कुछ है और सर ने वो डिजाइन अलग से किए हुए हैं। तो मैं वो भी बता दूंगी सर को, शेयर करूंगी सर से, तो प्लीज आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, सर वो शेयर कर देंगे आप सबसे। हाँ, कुछ प्रैक्टिस मैं आपको शेयर कर दूंगी आज ही इंशाल्लाह। एक प्रैक्टिस टेस्ट या प्रैक्टिस वर्कशीट मैंने आपको सेंड की थी उस दिन, और कुछ प्रैक्टिस मैं आज आपको सेंड कर दूंगी। अच्छा जी, हेलो जी, सॉरी शायद टच पैड आउट हो गया था। उसके बाद हम फिगर आउट करके आए, तो प्लीज मैसेज में मुझे इंश्योर जरूर कीजिएगा कि सबको मेरी आवाज आ रही है, क्लियर हो रही है। उसके बाद फिगर है इन। इन जो होता है विच इज कवर्ड विद 4 साइड्स, उसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब आप इधर, मैं आपको एक छोटी सी बात क्लियर करूंगी। आई सिट ऑन द चेयर, आई सिट इन द चेयर, क्या डिफरेंस है? छोटा सा डिफरेंस है। वो डिपेंड करता है, if the chair has 2 arms you can use the word in, if the chair is just a wheeler, बहुत सी चेयर आपने डॉक्टर्स के पास देखी होगी, और आप फ्रेंचाइज में जाएं तो कस्टमर्स के लिए ऐसी चेयर्स होती हैं, और बैंक्स में जाएं तो आपकी ऐसी चेयर्स अवेलेबल होती है विच आर विदाउट आर्म, तो वी यूज द वर्ड ऑन, विद आर्म वी यूज द वर्ड इन। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक टेक्निक है जिस जस्ट कवर द यूज ऑफ इन। इन फ्रंट ऑफ, किसी चीज के आगे, नेक्स्ट टू, अच्छा दोनों है आगे, चीज के बिल्कुल आगे, फेस टू फेस हो तो वी यूज द वर्ड इन फ्रंट ऑफ। किसी के बिल्कुल साइड पे, नेक्स्ट टू मी, अहमद इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, मेरे आगे बैठा हुआ है या मेरे पास बैठा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ऑन होता है बिल्कुल सरफेस के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, जैसे मैंने चेयर का एग्जांपल दिया। ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, ये तो बहुत आसान है। अंडर, अब अंडर और बिहाइंड, बिहाइंड तो पीछे हो गया, अंडर बिल्कुल नीचे, अ कवर्ड थ्रू अ सरफेस, किसी भी चीज किसी भी सरफेस को कवर करता हो, देन यू यूज। अ केट इज lying or sitting under the table, टेबल तो चारों तरफ से मतलब उसको कवर्ड किए हुए,
ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल। ये आपको और क्लियर होंगे व्हेन यू विल बी एबल टू यूज इन द सेंटेंस। आप कुछ एक्सरसाइजेस खुद से बैठ के सॉल्व करेंगे तो वो एक्सरसाइजेस मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। अच्छा जी, कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे हुए आपके लिए। फॉर का एग्जांपल लिखा है मैंने, फॉर मी विद द ऑब्जेक्ट आर पर्पस ऑफ, इट इंडिकेटेड सूटिंग द पर्पस ऑफ समथिंग। ऑफ सॉरी, फॉर जो है वो रिलेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। आई विल ऑलवेज बी हियर फॉर यू, ओके, कोई पर्पस, रिलेशन पर्पस के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। आई हैव डन इट फॉर माई बेनिफिट, यहाँ भी पर्पस है, मैंने अपने मकसद के लिए ये काम किया है। Cucumber is good vegetable for making a salad, यहाँ भी पर्पस है, तो किसके लिए गुड है? For making the salad for vegetable, it's a vegetable and good for making a salad. Take my gratitude for your kind hospitality, यहाँ भी पर्पस क्या है? काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी है वो ग्रेटिट्यूड का यूज ऑफ फॉर। अब आते हैं विद। विद मीन्स accompanied by something or someone, किसी के साथ accompany करना, ज्वाइन करना। I will always be with you, you मैं हमेशा आपके साथ होगा, जरूर होगा। तो accompanied मतलब with साथ के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। I have brought some candies with me, अपने साथ लाया हूँ, accompany का वर्ड इस्तेमाल हुआ। He is playing with his sister, उसके साथ खेल रहा है, ठीक है। It is free with this product, accompanied मतलब प्रोडक्ट के साथ आपको फ्री मिलेगा। अच्छा, विद के लिए कंफ्यूजन लोगों को इतनी नहीं होती, ये बहुत आसान सा प्रीपोजिशन है। अब आते हैं बाय के लिए। बाय मीन एज अ मीन ऑफ, एज अ मीन्स ऑफ समथिंग और समवन। दिस प्रीपोजिशन ऑफन कम्स इन अ पैसिव सेंटेंस। जब हम पैसिव वाइज पढ़ेंगे ना, अच्छा मैं मैडम का लेक्चर आपको याद दिला दूं। मैडम आपको डायनेस्टीज पढ़ा रही थी, गजनवी डायनेस्टी, महमूद डिफीटेड बाय समवन एल्स, ठीक है, फला डिफीटेड बाय समवन एल्स। शी वाज यूजिंग द पैसिव वॉइस, वो आपको पैसिव वॉइस में पढ़ा रही थी, मतलब वो वर्ड्स, वो सेंटेंसेस आपके पैसिव करके यूज कर रही थी। तो ये मोस्टली बाय, अच्छा बाय पासिंग बाय के लिए भी इस्तेमाल होता है, साइड से गुजर जाना तो उसके लिए भी बाय इस्तेमाल होता है, लेकिन मेजॉरिटी बाय का इस्तेमाल जो है वो पैसिव वॉइस में है। जब आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हो ना, तो बाय यू समझे एक कॉम्प्लीमेंट्री है कि दिस इज द साइन ऑफ पैसिव वॉइस। जब हम इंशाल्लाह पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, इट विल मेक योर कॉन्सेप्ट मोर क्लियर। अबाउट किसी के बारे में, कंसर्न किसी चीज के, किसी ऑब्जेक्ट के, किसी मैटर के बारे में, कंसर्न को अबाउट के तौर पे इस्तेमाल होता है। अच्छा, फॉर समथिंग और फॉर समवन। आई वॉज अबाउट टू लीव, मैं जाने ही वाला था। ही केयर्स अबाउट हिज क्लासेस, से अपनी क्लासेस की परवाह है। आई हैव अबाउट 30 कैंडीज इन माई बैग, तकरीबन मेरे पास 30 कैंडीज है मेरे बैग में। दिस आर्टिकल इज अबाउट कंप्यूटर, देखिए बारे में, कंप्यूटर के बारे में। ये भी बहुत आसान सा है। ये कुछ कॉमनली कंफ्यूज्ड प्रीपोजिशन है। अच्छा जी, ये कॉमनली कंफ्यूज्ड प्रीपोजिशन जो है वो हमारे सेकंड टाइप में आएंगे ज्यादातर, अबव एंड ओवर। ओवर एंड अबव का कॉन्सेप्ट आपको पिक्चर के थ्रू मैंने वहां क्लियर किया था, ओवर का क्लियर किया था, अबव का भी क्लियर किया था। दिस प्रीपोजिशन कैन बी interchangeable, but the most common use in this, use above when there is no movement, ठीक है। अब I place I place my iPhone on the table, above the table, ठीक है, टेबल के ऊपर रखा है मैंने, मूवमेंट नहीं है, ठीक है। I jump over the wall, ठीक है, यहाँ मूवमेंट है, मैंने वॉल से जंप लगाया है, दीवार से छलांग लगाई है, ठीक है। तो यहाँ पे और क्लियर हो गया। इसके लिए 2 एग्जांपल मैंने लिखी है, इसको प्लीज पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं बिलो एंड अंडर। थोड़ी देर पहले मैंने अंडर का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था।
These prepositions are even more interchangeable. ये वो preposition है जिसमें confusion होती है बच्चों को, लोगों को attempt करने में. Use under in most cases as is much more common than below. Below भी नीचे है, under भी नीचे है. आपको जैसे movement, पिछली एग्जांपल में मैंने movement और मोटाइल से क्लियर किया था, यहाँ भी एक ही चीज है. My shoes are under the bed. ठीक है, बेड के बिल्कुल नीचे है, टच नहीं करता होता. ठीक है. The saucer is under the cup. ठीक है, यहाँ पे टच करता है. ये दोनों सूरतों में इस्तेमाल होगा. ठीक, ये इंटरचेंजेबल है. मैंने ऊपर वर्ड लिखा हुआ है. The boat passed under the bridge. ठीक है, टच नहीं करेगी ब्रिज को. It is 18 degree below zero. ठीक है, यहाँ अनटचेबल है. अब डिग्रीज जीरो को टच नहीं करती. दिस इज एन, क्या कहते हैं कि आर्टिफिशियल या इमेजिनरी होता है ये लेस देन. तो इसकी वर्कशीट मैंने एक बनाई हुई है, वो आपसे शेयर करूंगी ताकि आप प्रैक्टिस करते जाएं और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए. अच्छा, वन थिंग, इट वाज एक्चुअली इन माय बुक, so I thought I could share with you कि कुछ मिसकॉन्सेप्शन होते हैं जब हम प्रीपोजिशन को यूज करते हैं. इसको तसल्ली से 5 मिनट बैठ के पढ़ लीजिएगा कि करेक्ट यूज क्या है, इनकरेक्ट यूज क्या है, और इसके यूजेस हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, इस पूरी स्लाइड्स में हम ये पढ़ चुके हैं और आपको क्लियर भी किए हैं मैंने. सिर्फ आप इसको ओवरव्यू लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको जो पढ़ा हुआ है वो उससे और क्लियर हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच. इट वाज एक्चुअली द क्लास जो आपकी रीइंफोर्समेंट के लिए सर की सेक्शन पे मैंने कंडक्ट की थी दोबारा. इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल बी एबल टू टेक द रिव्यू ऑफ सेंटेंसेस एंड टेंसेस.